Hello students, welcome again to your own channel Learn a Little English with Sandeep Tomar that helps students bilingually in English and Hindi also. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन है, वेयर डज यू सी द टाइगर्स। सीधी सी बात है, हम टाइगर्स को या तो जंगल में देखते हैं या फिर जू में, चिड़ियाघर में देखते हैं। ये दोनों फोटो हैं, इनमें डिफरेंस क्या है कि एक टाइगर तो बार्स के पीछे है यानी कि ये जू में है, और एक टाइगर जंगल में है खुला। दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है ये देखते हैं। चलिए इस पोम में What are the differences between these two types of tigers? तो ये देखने के लिए हम इस पोम को पढ़ते हैं। A tiger in the zoo। इस पोम के बारे में इस पिंक बॉक्स में थोड़ा सा बताया गया है कि इसमें है क्या। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. मुझे पूरा विश्वास है आप समझे होंगे। ये पोम दो तरह के टाइगर्स के बारे में बताती है, उनका आपस में डिफरेंस क्या है। उल्टा एकदम उल्टा है एक दूसरे के। एक टाइगर ऐसा जो जू में है और दूसरा टाइगर ऐसा जो जंगल में है, नेचुरल हैबिटेट, मतलब उसका जो प्राकृतिक घर है। और ये पोम जू से शुरू होती है, जंगल की ओर चली जाती है और फिर वापस जू की ओर आ जाती है। तो इस पोम को साइलेंटली पढ़ना है और वे स्टेंजा बताने हैं जो एक जू वाले टाइगर के लिए है और ऐसे कौन से हैं जो जंगल वाले टाइगर के बारे में बताते हैं। तो चलिए पोम पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes. The few steps of his gaze on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his gaze, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. लेस्ली नॉरिस। ये पोम लेस्ली नॉरिस ने लिखी है और इस पोम में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको समझने में दिक्कत आए, आपके लिए नए हो सकते हैं, या फिर आपने पढ़े हों लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका मतलब क्या है वो ध्यान में ना हो। तो चलिए पहले ऐसे वर्ड्स पे चर्चा करते हैं और फिर एक बार फिर पढ़ेंगे उन वर्ड्स को पढ़ने के बाद। एक वर्ड आया है स्टॉक, ये स्टॉक है और नीचे भी इसका यूज हुआ है स्टॉकिंग,
यहाँ पर। तो स्टॉक क्या होता है? टू वॉक विद मेजर्ड, सधे कदमों से चलना। टाइगर जब शिकार करता है तो वो कैसे चलता है? एकदम नपे तुले पैर रखकर। तो ये स्टॉकिंग हो गया। रेज क्या होता है? हिंसक गुस्सा, वायलेंट एंगर। जब गुस्से में होता है, टाइगर और लायन अपने आप में ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, और अगर शांत हैं तो थोड़े ही प्रयास से वो गुस्सा हो सकते हैं। तो रेज उनका वायलेंट एंगर है। लर्क, लर्क जैसे छिपकर आघात करते हैं, किसी पर वार करते हैं, घात लगाना जिसे बोल देते हैं। और ये एम्बुश होता है, एज अ पर्सन इन एम्बुश, यानी कि लर्क ऐसी हरकत करना जैसे कि कोई घात लगा रहा हो। प्लम, प्लम होता है फ्लैशी, जो मोटा ताजा होगा वो प्लम होगा। स्नाल, स्नाल होता है गुर्राना, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए बोलना स्नाल होता है। तो गुर्राते रहते हैं ना लायन और टाइगर, वो स्नाल है। फैंग, फैंग देखिए, अगर हम अपने मुंह में देखें ऊपर की ओर, तो जहां हमारा मुंह जहां तक है, जहां तक खुलता है, वहां दोनों एंड में, होठों के दोनों एंड में नुकीले दांत होते हैं। नुकीले दांत होते हैं ना ऊपर की तरफ, ये कैनाइन टीथ है और इन्हें फैंग बोलते हैं। और टाइगर के आपने देखे हैं ज्यादा लंबे होते हैं और बाहर की ओर निकले रहते हैं। ये फैंग हैं। फैंग्स दो हो गए तो फैंग्स, कैनाइन टीथ। चलिए, हमने ये वर्ड देख लिए। हमने देखा स्टॉक, रेज, लर्क, प्लम, स्नार, फैंग। स्टॉक होता है कि टू वॉक विद मेजर्ड स्टेप्स। रेज, वायलेंट एंगर। लर्क, एज अ पर्सन इन एम्बुश, घात लगाना। प्लम, फ्लैशी और फैट, मोटा ताजा। स्नाल, गुर्राना, डराने के लिए गुर्राना। फैंग्स, कैनाइन टूथ। ठीक है, हम एक बार फिर पोम पढ़ते हैं तो अब की बार आपको ज्यादा समझ में आएगी। He stalks in his vivid stripes. वो चलता है अपनी धारियों के साथ। स्ट्राइप्स, टाइगर के ऊपर पट्टियां बनी होती है ना, जैसे कि पीले रंग के ऊपर काली पट्टियां बना दी गई हैं। The few steps of his cage. Few steps of his cage. Cage होता है पिंजरा। तो कुछ कदम अपने पिंजरे के। On pads of velvet quiet. और उसके पिंजरे में नीचे ऐसे गद्दे लगे हुए हैं जो पूरी तरह से वेलवेट के हैं। और दूसरा हम मान सकते हैं कि उसके पैर भी अपने आप गद्देदार होते हैं, वेलवेट क्वाइट। इन हिज क्वाइट रेज, अपने पूरे गुस्से में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब देखिए, पहला जो स्टेंजा था वो था जू वाले टाइगर के बारे में, लेकिन अब हम आ गए कहां? ध्यान से सुनना, कहां गए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग हमने पढ़ा था सधे कदमों से चलना। अरे उसे तो छाया में छिपकर सधे कदमों से चलना चाहिए घात लगाने के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे तो स्लाइड करते हुए चलना चाहिए, फिसलते हुए चलना चाहिए लगभग। कहां? लंबी घास में। जब चारों पैरों पर बैठकर चलता है ना टाइगर लंबी घास में, तो उसे स्लाइडिंग बोला गया है। जब शिकार करता है तो बैठकर भी चारों पैरों से चलता है। नियर द वाटरफॉल, कहां? ज्यादातर शिकार कहां करते हैं? जो पानी का छोटा गड्ढा, तालाब होता है उसके आसपास, या फिर पानी का कोई छेद जहां पानी भरा हो, उसके आसपास जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, और यहाँ वहां अपने शिकार को करते हैं। Where plum deer pass, अरे जहां से होकर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो कहां गए हम? पहला स्टेंजा था
जू वाले टाइगर के बारे में, और दूसरा स्टेंजा अब हम आ गए जंगल वाले टाइगर के पास। ही शुड बी स्माइलिंग। देखो ये आपने मॉडल्स पढ़े हैं तो उसमें शुड होना चाहिए, एडवाइस करना। ये एडवाइस दी गई है कि ये जो टाइगर जो जू में है उसे तो ऐसा होना चाहिए, जंगल वाला टाइगर होना चाहिए। ही शुड बी स्माइलिंग। स्माइलिंग थ्रेटनिंग साउंड बनाना। उसे तो गुर्राते हुए घूमना चाहिए घरों के आसपास। एट द जंगल सेज। वे घर जो जंगल के किनारे पर बने हुए हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। अपने सफेद कैनाइन टूथ को दिखाते हुए, अपने लंबे दांतों को दिखाते हुए। बेयरिंग उनको अनकवर करना, मुंह में छिपे रहते हैं और जब गुर्राएगा तो दांत बाहर दिखाई देंगे और डरावना लगेगा। तो बेयरिंग किसी चीज का कवर हटाना, यानी कि दिखाते हुए वाइट टीथ। हिज क्लॉज अपने पंजे दिखाते हुए, और ऐसा क्यों करेगा वो? टेरराइजिंग द विलेज, गांव को डराते हुए, टेरर आतंकित करते हुए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। हम फिर दोबारा कहां पहुंच गए? जू में। लेकिन ये तो लॉक है कंक्रीट सेल में। His strength behind bars, और उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है वो अब बार्स के पीछे है। Stalking the length of the cage, फिर स्टॉक वर्ड आ गया, और वो सधे कदमों से घूम रहा है, चल रहा है, केज की लंबाई नाप रहा है। Ignoring visitors, बिना कोई ध्यान दिए उन लोगों पर जो उसे देखने के लिए आए हुए हैं। He hears the last voice at night. वो अंतिम आवाज सुनता है रात को पेट्रोलिंग कार्स की, जो जू में घूमने आती है देखभाल के लिए, तो उनकी आवाज सुनता है। And stares with his brilliant eyes, और वो घूर कर देखता। स्टेयर होता है किसी चीज को टकटकी लगाकर लगातार देखना। वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूर रहा है, देख रहा है। मुझे उम्मीद है अब आप जरूर समझ गए होंगे इस पोम के अर्थ को। अब चलिए, और मैं चाहूंगा कि आप जब बाद में इसे फिर एक बार फिर साइलेंटली पढ़ें और इसके मीनिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके अर्थ को बड़े ध्यान से अपने आप में दोहराएं। चलिए, कंपोज्ड बाय, यस, ये पोम है जो लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। तो इसके पोएट का नाम क्या है? लेस्ली नॉरिस। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। आप ध्यान दें, राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि किसी पोम की स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है। ब्रैकेट वाला मटेरियल ध्यान से पढ़िए। इस पोम की राइमिंग स्कीम ABCB है। अभी बताएंगे कैसे है। एंडिंग साउंड ऑफ ईच लाइन इज मार्क्ड। देखिए, किसी भी लाइन की जो खत्म होने वाली साउंड होती है, आखिरी साउंड, जो लाइन जब खत्म हो रही है तो जो साउंड आ रही है हम उस पर ध्यान देंगे और उसे मार्क करेंगे हम स्मॉल अल्फाबेट से सीरियली। अगर पहली साउंड A से होगी, दूसरी साउंड B से, तीसरी साउंड C से, अगर चौथी साउंड भी अलग आती है तो वो D से होगी। या फिर कभी भी उस स्टेंजा में जब चौथी साउंड आएगी तो उसे हम D से दिखाएंगे। और अगर सेम साउंड होती है तो उसे सेम लेटर से ही हम मार्क करते हैं। चलिए, इस पोम का हम देखते हैं कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। He stalks in his vivid stripes, आइप्स, लास्ट साउंड हुई आइप्स, हम इसे कहेंगे A। इसको क्या नाम देंगे? A। दूसरी साउंड स्मॉल लेटर वाले A। The few steps of his gaze, A's, वहां था आइप्स, यहाँ है A's, तो पहले वाले से अलग साउंड आई, तो इसे हम नई साउंड को आवाज देंगे B। इसको हम क्या मार्क करेंगे? B, स्मॉल लेटर। On pads of velvet, quiet,
आइट, ये थी आइट्स, ये थी एज, ये आई आइट, तो ये भी डिफरेंट है, तो इसको हम सी साउंड देंगे, सी मार्क करेंगे। और मैंने कहा सारे लेटर जिससे हम इन्हें मार्क करेंगे वो स्मॉल होंगे। इन हिज क्वाइट रेज, एज दूसरी साउंड से मिलता है, एज रेज, तो दूसरी ये साउंड सेम आई जो पहले आ चुकी, तो पहली को जो नाम हमने दिया था बी, वही हम इसे देंगे। तो इस तरह से बनेगा ए बी सी बी। अगर हम दूसरे स्टैंजा भी चेक करेंगे तो उनमें भी ए बी सी बी राइमिंग स्कीम बनेगी। तो ए बी सी बी हमने लिखा है, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी, और कैसे हुई वो अभी हमने देखा। चलिए दूसरे स्टैंजा में फिर चेक कर लेते हैं क्या इसकी राइमिंग स्कीम यही है। शैडो, ओ, ग्रास, आस, तो ए बी, हॉल डिफरेंट साउंड, सी, पास सेकंड वाली साउंड जैसी, आस आस, तो ये हो जाएगा, ये बी थी ये भी बी हो जाएगी, ए बी सी बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम सही है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी सी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। Find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them into columns. देखिए जो मूवमेंट है, एक्शन है टाइगर्स के दोनों जगह अलग अलग, उनको कॉलम में दिखाइए। केज में क्या मूवमेंट है, स्टॉप करता है, फ्यू स्टेप्स चलता है, रेज है, गुस्से में है, स्टॉकिंग करता है, ये वर्ड आए हैं ना, तो उन वर्ड्स को यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है। इग्नोरिंग करता है, हेयर्स करता है, स्टेयर करता है, ये तो केज वाले टाइगर के मूवमेंट और एक्शन हैं। अगर हम वाइल्ड वाले के देखें, लर्किंग घात लगाना, एम्बुश, स्लाइडिंग, स्नॉर्लिंग, बेयरिंग, टेरराइजिंग, ये सब मूवमेंट और एक्शन थे वाइल्ड वाले टाइगर के। Find the words that describe the two places and arrange them into columns. यहाँ वर्ड ढूंढने हैं फिर उसी पोम में जो दोनों जगह के बारे में बताते हैं कि वो जगह कैसी है, डिस्क्राइब करते हैं उन प्लेसेस को, केज को भी और वाइल्ड को भी। Pairs of velvet, locked, concrete cell, bars, patrolling cars. यहाँ देखें इन द वाइल्ड, शैडो, long grass, waterhole, plum deer, houses, jungles, edge, village, ये दिखाता है। Now try to share ideas about how the poet used words and images to contrast the two situations. अब हमें अपने विचार, अपने आइडिया शेयर करने हैं कि कैसे पोएट वर्ड्स को यूज करता है, इमेजेस को यूज करता है दोनों की स्थिति को विरुद्ध दिखाने के लिए। एक दूसरे के अगेंस्ट है दोनों की स्थितियां, दोनों सिचुएशन, तो इसमें हर किसी का अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन हमने जो माना है, द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू डिफर द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ बोथ टाइगर्स। पोएट वर्ड्स और इमेजेस को यूज करता है डिफर करने के लिए सिचुएशन और कंडीशन को दोनों टाइगर्स की। एक जो जू में है, हैज लिमिटेड एंड बाउंडेड लिटिल स्पेस, उसका लिमिटेड और बाउंडेड छोटा सा स्पेस है, दैट इज कंप्लीट डिप्रीव्ड ऑफ इट्स फ्रीडम। और ये जो टाइगर है जू वाला, ये बिल्कुल वंचित है अपनी आज़ादी से, इसे कोई आज़ादी नहीं है, जैसा कि इसकी नेचर में ही आज़ादी होती है टाइगर की। एंड अनदर इन द वाइल्ड इज एंजॉइंग, और दूसरा जो जंगल में है वो एंजॉय कर रहा है अपनी फ्रीडम को बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच। नेक्स्ट, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन ईच लाइन। देखिए अगर हम पोम में जाएं तो दो जगह ऐसा हुआ है, क्वाइट क्वाइट, एक ही वर्ड दोनों जगह। अगर हम देखें तो दोनों जगह इसका अर्थ भी एक ही है, क्वाइट क्वाइट, पूरी तरह से है ना। और अगर हम देखें तो दूसरा है ब्रिलियंट ब्रिलियंट, यहाँ भी दोनों का मतलब एक है, चमकदार चमकीली चमकीले, तो मतलब एक ही है।
तो इसका मतलब क्या है, ये दो बार यूज हुआ है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट क्वाइट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अब ये दो आए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन? इसका क्या इफेक्ट है? ये रिपीटिशन राइम, रिथम और आइडिया की ओर अटेंशन लाने के लिए यूज किया गया है, और ये वर्ड सेम मीनिंग भी दे रहे हैं यहां। रिपीटिशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, और ऐसा किया जाता है रिदम क्रिएट करने के लिए, लय बने पोम में, और आइडिया की ओर अटेंशन क्रिएट करने, अट्रैक्ट करने के लिए। These words are giving same meaning here. तो ये रिपीटिशन क्यों हुआ है? कि रिदम बनाने के लिए और अटेंशन क्रिएट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आइडिया पर। Who is he in this poem? इस पोम में ही कौन है? सीधी सी बात है, ही यहाँ पर टाइगर है। He is the tiger in this poem. Name the poem and poet. A Tiger in the Zoo पोम का नाम है, और ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। Where should he be lurking and sliding? कहाँ घात लगाना चाहिए उसे, कहाँ स्लाइडिंग करनी चाहिए? है वो जू में, लेकिन उसे करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर मॉडल भी यूज हुआ है, शुड। शुड मॉडल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है एडवाइस करने के लिए, एडवाइस देने के लिए। He should be lurking in shadow. छाया में छिपकर एम्बुश करता है, एंड स्लाइडिंग और रेंग कर चलता है, धीरे धीरे चारों पैरों पर बैठकर चलना चाहिए उसे लंबे घास में शिकार करने के लिए। What type of life let the tiger live? अरे उसे किस प्रकार की जीवन जीने देना चाहिए? Let the tigers live their wild life. अरे टाइगर को जू में नहीं, उसके जंगल में जीना देना चाहिए। How does the tiger terrorize people? कैसे टेरराइज करता है टाइगर पीपल को, लोगों को? Bearing his white fangs and his claws. अपने दांत दिखाते हुए, कैनाइन टूथ, लंबे दांत, और पंजा दिखाते हुए वो टेरराइज करता है पीपल को। What are the feelings of the tiger in the zoo according to you? क्या फीलिंग है टाइगर इन द जू, जो टाइगर है जू में, आपके हिसाब से उसकी फीलिंग क्या होगी? टाइगर इन द जू इज डीपली डिसअपॉइंटेड। जैसे वो ध्यान भी नहीं दे रहा है लोगों पर, बस घूम रहा है अपने, ये नाप रहा है पिंजरे के कदम, तो वो डिसअपॉइंट है, घोर निराश है, और वो अपनी फ्रीडम को मिस कर रहा है, उसकी फ्रीडम खो गई है। He misses his wild life. वो अपने जंगली जीवन को याद कर रहा है। What does the tiger look at? टाइगर किस पर देखता है, किसको देखता है घूर कर? टाइगर ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है अपनी ब्रिलियंट आईज से। तो हमने देखा इस पोम में शुड मॉडल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। यहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्वाइट क्वाइट, और यहाँ पर ये हम इन वर्ड्स को भी देखा, और लेस्ली नॉरिस ने इस पोम को लिखा है। पोम का नाम है अ टाइगर इन द जू, और ये वर्ड स्टॉक, रेज, लर्क, प्लम, स्नॉल, फैंग। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो पर कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।